नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। जहां एक तरफ कल जब उद्धव ठाकरे ने नागपुर में आकर उनके गठ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त महाराष्ट्र के आधे उप मुख्यमंत्री है, उनको कलंक कहा। और उसके पलटवार में देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करते हुए चार ऐसी घटनाएं या आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे के ऊपर, उनके कार्यकाल को लेकर जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उनको कलंक कहा। और कलंक शब्द से जब विचलित हो गए और यहां तक विचलित हो गए कि वे अपने आप को इस पूरे मसले पर कुछ बोलने से रोक नहीं पाए। वैसे वो ऐसे दिग्गज नेता है, केंद्र में दबंग मंत्री भी है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार हो, महाराष्ट्र की बीजेपी का सवाल हो या फिर देवेंद्र फडणवीस का मसला हो, लगभग वो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। या यह यूं कहें कि वो इस मसले पे पड़ते नहीं हैं। लेकिन नागपुर की धरती पर जब देवेंद्र फडणवीस को किसी ने कलंक कह दिया तो शायद उनसे रहा नहीं गया। और नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के मंत्री, उन्होंने भी फिर अपनी चुप्पी तोड़ी। खैर, इस कलंक के मसले पे आगे मैं बोलूंगा, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को सुनने के बाद के ईडी के जो मुखिया है, उस मुखिया की नियुक्ति को ही जो है एक प्रकार से अवैध, इल्लीगल करार दिया है। ईडी के मुखिया, जिनको न जाने कितने बार प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्सटेंशन देते चले गए, ऐसे वो निदेशक संजय मिश्रा, जो बड़े प्रिय थे और जिनकी अगुवाई में सरकार के निर्देश पर ईडी नाम की संस्था जो है अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से खोकर बैठी है। और ईडी एक भारतीय जनता पार्टी की संस्था के रूप में काम करने लग गई। और न जाने देश के अलग अलग कोने में कितने विपक्ष के राजनेताओं को ईडी का डर दिखाकर सरकारें गिराने का या विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में लाने का ये पूरा जो सिलसिलेवार काम इस देश के अंदर चलाया गया और जिसने इस देश की राजनीति को, सत्ता कारण को पूरी तरीके से प्रभावित किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसी निदेशक की नियुक्ति को गैर कानूनी कह दिया। तो मुझे एकदम से याद आया कि जिस देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहने पर महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का एक फिर से सिलसिला शुरू हो गया और देश के एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता गडकरी, उनसे रहा नहीं गया, तो फिर वो नसीहत देने का काम भी उन्होंने किया है। मुख्य मुद्दा आखिर क्या है? मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि किसने किसको कलंक कहा है। मुख्य मुद्दा है कि देश की लोकशाही में राजकारण
राजनीति और सत्ता कारण, खास करके 2014 के बाद मोदी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, डीआरआई हो, न जाने कौन कौन से और संस्थाएं हो, पुलिस हो, इन संस्थाओं का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से चुन चुन कर विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, पहले आरोप लगाया जाता है, एक कैंपेन किया जाता है, कोई तो एक बीजेपी का कार्यकर्ता नेता पहले आरोप लगाता है और दस्तावेज दिखाता है कि कितने पुरावे उनके पास है, और उसके बाद एक माहौल बनाया जाता है और बाद में एक नोटिस जो है उनको आती है, और जैसे ही नोटिस आती है तो फिर राजनेताओं की एक प्रकार से सुट्टी पुट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि कल मामला सिद्ध हो या ना हो, लेकिन कुछ महीने जेल की हवा तो खानी पड़ेगी, जेल के अंदर बैरक में बैठकर आटा चक्की पीसना ही होगा, और इससे बचना जो है बहुत जरूरी है। और बचने का तरीका जो है वो यही है कि सरकार के साथ शामिल हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने इस देश की लोकशाही में जिस प्रकार के मापदंड, जिस प्रकार से वो देश की संस्थाओं का इस्तेमाल, जिस तरीके से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की बात करते 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 भ्रष्टाचारियों को ही अपनाने का जो एक पूरा नया मॉडल पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है कि मोदी सरकार जो है वो इस देश को ही कलंकित करने का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की सरकार, मोदी सरकार, वो राजनीति को कलंकित करने का काम बड़े सिलसिलेवार तरीके से कर रही है। मोदी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री, ये जो संवैधानिक पद है, 140 करोड़ के देश का जो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, प्रधानमंत्री का जो पद है, उस पद की गरिमा के साथ जिस तरीके से वो खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा मोदी स्वयं इस्तेमाल करते हैं, देश का प्रधानमंत्री जब इतने गिरे हुए भाषा का इस्तेमाल करता हो तो उसी वक्त देश की जो लोकशाही है, देश की राजनीति है, देश के अंदर संसद से निकलने वाली जो मूल्य है, वो तमाम चीजों को कलंकित करने का एक षड्यंत्र बकायदा एक नियोजन के तहत पिछले 9 वर्षों से मोदी करते आए हैं। और जैसे जैसे 2024 नजदीक आते जाएगा, वैसे वैसे इस देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो घटिया स्वरूप है, घटिया जो चेहरा है, वो जो भाषा है, उसका और अवमूल्यन, उसका स्तर गिरता हुआ हम और आप देखेंगे। तो बुनियादी मुद्दा यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री ही इस देश की लोकशाही को, इस देश की राजनीति को, इस देश के तमाम संवैधानिक पदों को कलंकित करने में गौरवान्वित महसूस करता है, तो ऐसे परिस्थिति में एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने अगर उस कलंक शब्द का इस्तेमाल किया, तो फिर इतनी भूचाल क्यों आई हुई है? क्यों किसी एक देश के केंद्रीय मंत्री को लगता है कि नहीं, सार्वजनिक जीवन में, राजकीय जीवन में भाषा का स्तर और भाषा पर ध्यान
देने की जरूरत है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, गडकरी साहब, आप देश के दिग्गज मंत्रियों में से एक हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप नागपुर से आते हैं, आप संघ से आते हैं, आप संघ के बहुत ही प्रिय व्यक्तियों में से एक है। आप एक ऐसे राजनेता है, आप एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनके पीछे संघ पूरी ताकत लगा देती है। आपका पिछले 9 वर्षों से चुप रहना, आप ही के प्रधानमंत्री के द्वारा जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाना। लेकिन जब नागपुर में उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को कलंक कह दिया, आपकी प्रतिक्रिया आई। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक नितिन गडकरी जी को क्या हो गया। वो तो कभी इस पचड़े में नहीं पड़ते हैं, उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया कि भाषा का स्तर जो है उसको बनाए रखना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं नितिन जी कि आपने इस कलंक नाम के शब्द के उच्चार पर आपको उतना लेना देना नहीं है, क्योंकि आप पिछले 9 वर्षों से खामोश रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इसलिए लोगों ने मान लिया है कि चाहे गडकरी कितने भी दबंग क्यों ना हो, वो नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री, उनके शरण में वो चले गए हैं। इसलिए उनके तमाम कामकाज पर कोई सवाल वो नहीं उठाने की कसम खा चुके हैं। इसलिए अचानक आपके इस बयान से लोगों को ऐसा लगता है कि आपने ये बयान मजबूरी में दिया है, क्योंकि सब जानते हैं आपके संबंध महाराष्ट्र बीजेपी, आपके पूरे रिश्ते खास करके देवेंद्र फडणवीस को लेकर। आप इस बात को भी समझते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तिकड़ी ने आपको जिस तरीके से घेर के रखा है और आपके ही नजरों के सामने आपके ही छाती पर मूंग दलने के लिए देवेंद्र फडणवीस को किस तरीके से उठाया गया है, इन तमाम बातों पर आप जो है, आपकी चुप्पी जो है सबने देखा है। अचानक आपने ये जो कहा है, लोग ऐसा मान के चलते हैं कि क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये बात कही गई है, और ऐसे वक्त में आपकी चुप्पी जो है कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित कर देगी कि आप भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो बात है, उन्होंने जो कहा है, उससे आप भी सहमति रखते हैं, और फिर कल जाकर एक चर्चे का विषय बन सकता है, वो ना बने और एक गलत संदेश पार्टी के अंदर भी ना जाए। इसलिए आपने एक भूमिका ली है, और उस भूमिका के तहत आपने एक प्रकार से जो है सलाह भी दिया कि सार्वजनिक जीवन में विरोधी हो सकते हैं, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इसलिए भाषा का इस्तेमाल हमको बहुत संभल कर करनी चाहिए। लेकिन आपने ये जो भूमिका ली है गडकरी जी, आपने काफी देरी कर दी है। इसलिए आपकी ये जो भूमिका है, लोग इसको निष्पक्ष भूमिका के रूप में नहीं देखते हैं। और जहां तक कलंक और कलंकित का सवाल है, देश के प्रधान सेवक ने जितना इस देश की लोकशाही को, जितना इस देश के
संवैधानिक पदों को, जितना इस देश की राजनीति को कलंकित किया है, शायद उनकी तुलना में उद्धव ठाकरे की वो टिप्पणी कोई मायने नहीं रखती है। आज पूरे देश में सरकार, प्रधानमंत्री खुलेआम कलंकित करने का एक काम करते चले जा रहे हैं। इसलिए बड़ा मुद्दा यह है कि हम इस देश की लोकशाही को, इस देश की राजनीति को कलंकित होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।